हेलो, नमस्कार। जन विकास महासभा एवं सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित इस पर्यावरण एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं रिसोर्स पर्सन डॉक्टर अगम दयाल। वैसे तो 50 साल से मैंने जूलॉजी पढ़ाया और उसके 30 साल पर्यावरण विज्ञान पढ़ाया। पर्यावरण के बारे में एक बात ये मुझे कहनी है कि दुनिया में और हिंदुस्तान में भी पर्यावरण के क्षेत्र में शोध तो बहुत होते हैं, रिसर्चेस बहुत होती हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वे सब रिसर्चेस की जानकारी स्कूल कॉलेजों के पाठ्यक्रम में सिलेबस में आने में 25-30 साल लग जाते हैं। मुझे कहना है कि इस सिस्टम को हमें चेंज करना पड़ेगा कि जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, आधुनिक जानकारियां हैं, वो जल्दी से जल्दी पाठ्यक्रम में आनी चाहिए। जैसे दो जानकारियों के बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि हम सब लोग इस बात पे तो डिस्कशन करते हैं कि आज के 200 साल पहले सारी पृथ्वी के 66% हिस्से पर, 2/3 हिस्से पर जंगल थे और ऑक्सीजन और CO2 का बैलेंस बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि कम से कम 33% जमीन पर जंगल होने चाहिए। पिछले कुछ सालों में बहुत अधिक जंगल काटने से जंगल का प्रतिशत 9% तक कम हो गया था, लेकिन सामाजिक वानिकी विभाग के प्रयत्नों से ये अब 22 से 25% हो गया है, लेकिन अभी भी 33% से कम है। इसीलिए पिछले 100 सालों में धरती की सतह से 24 लाख टन ऑक्सीजन कम हो गई है और 36 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ी मजेदार बात आपको बता दूं कि ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं, ये सारे पेड़ सिर्फ पूरे इस पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस का 10% बनाते हैं और 90% फोटोसिंथेसिस जो है गहरे समुद्र में पाए जाने वाले जो हरित शैवाल या ग्रीन एल्गी होते हैं, उन प्लांट्स के द्वारा होती है, जिसकी हम चर्चा ही नहीं करते हैं। तो सच ये है कि हमें उस समुद्र को और समुद्र के पारितंत्र को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। एक कल्चर, एक फैशन आना आवश्यक है। हम लोग अपने घरों में एक्वेरियम रखते हैं, एक्वेरियम में मछली पालते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है, एक रिपोर्ट मुझे अभी तक मिली थी कि जिसमें कहीं विदेश का एक वैज्ञानिक था, उस आदमी सामान्य आदमी था, उसने ये बात तय की कि एक्वेरियम में हम हरे पौधे रियर करके उससे निकलने वाले ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सकें और ऑक्सीजन प्यूरिफिकेशन के लिए ये एक सशक्त माध्यम था। जरा सोचिए, हम लोगों में से कितने लोग एक्वेरियम में मछली मेंटेन करते समय मछली की तो चिंता करते हैं, उसमें ऑक्सीजन के लिए एरेटर तो लगा देते हैं, लेकिन कौन कौन सी एल्गी और कौन कौन से एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होने चाहिए, इस पे हम लोग की जानकारी कितनी पूरी है, इसमें हमें बॉटनिस्ट की मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन उस जानकारी को हमें समावेश करना पड़ेगा। ऐसे पौधों को, ऐसी एल्गी और ऐसे बीज वाले पौधों को उसमें पानी में रियर करना पड़ेगा जो कि अधिक ऑक्सीजन देते हों, नंबर 1। दूसरी बात ये कि हम लोग डिस्टिल वाटर की बोतल पी रहे हैं और इस पानी की को निकालने के लिए जो पानी वाली कंपनियां हैं, बिसलरी और ये सारी, ये भूमिगत जल निकाल रही हैं। आई डोंट नो, मुझे जानकारी नहीं, और कुछ बातें कह दूं तो कुछ लोगों को शायद मिर्ची लग जाए, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि कितने पानी की बोतल का व्यवसाय करने वाले जो भूमिगत जल से पानी निकालते हैं, उस भूमिगत जल को फिर वापस करने का भी कोई इंतजाम करते हैं और उस भूमिगत जल को फ्री में तो ले लेते हैं भूमिगत जल से, और उस पे हम बेच करके फायदा तो कमाते हैं, लेकिन उस पृथ्वी के अंदर के भूमिगत जल के कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है, हमें उसका कितना पैसा हम रिटर्न देते हैं, जरा ये सोचने की बात है। हमें ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का तरीका है कि जैसे हम
भूमिगत जल को पाइपलाइन से निकालते हैं बाहर, उसी तरीके से पाइपलाइन उसके बगल में ऐसा रखें कि जो बरसात का पानी है उससे फिर वो जमीन के नीचे चला जाए, भूमिगत जल को रिचार्ज कर सके। एक और बात, कभी आपने सोचा है कि पानी को प्राप्त करने का एक स्रोत जो है हमारे वायुमंडल भी है। वायुमंडल में जो जल वाष्प है वो भी, उसमें भी जो जितना जल है वो इम्पोर्टेंट है। इसका अंदाजा आपको इस बात से लगता होगा कि बरसात के दिनों में जब आप अपना वातानुकूलित यंत्र लगाते हैं, एयर कंडीशनर लगाते हैं, तो उससे कितनी पानी निकलती है। वो पानी बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर होता है, प्योर होता है। बस ये है कि जो एयर कंडीशनर से बाहर आने वाली पाइपलाइन है उसको हम बीच बीच में अच्छी तरह से सफाई करते रहें। वो पानी हम बॉटलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे पीने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें भूमिगत जल नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें जो किताबों में पढ़ाई जाने जानकारी है वो तो अपनी जगह पे है, वो भी हमें जानना है, लेकिन हमारे चारों तरफ के पर्यावरण में जो बातें हो रही हैं और उनमें जो नई बातें आ रही हैं, नई विचारधाराएं आ रही हैं, उन्हें हमें स्वीकार करना पड़ेगा, उन्हें अपने जीवन में और अपने पाठ्यक्रम में हमें शामिल करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।